उत्तराखंड में इस साल नहीं हो पाएंगे निकाय चुनाव। शासन ने राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर आयोग फरवरी तक तैयार करेगा वोटर लिस्ट। आज बेंगलोर में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों को दून आने का दिया न्योता। कल चेन्नई रोड शो में सीएम धामी की मौजूदगी में हुए करीब 11,000 करोड़ के एमओयू। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राजभवन पहुंचने पर किया स्वागत। उपराष्ट्रपति ने राज प्रगेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। नक्षत्र वाटिका का भी किया भ्रमण। भाजपा ने जताया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संभालेंगे चुनावी जिम्मेदारी। चुनाव प्रचार में भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की निभाएंगे भूमिका। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम पहुंचे, जहां उनके साथ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। गंगोत्री धाम पहुंचकर उपराष्ट्रपति ने सर्वप्रथम मां गंगा के तट पर मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मां गंगा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। वहीं उपराष्ट्रपति के दौरे से गंगोत्री रावल तीर्थ पुरोहित काफी उत्साहित नजर आए। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति का गंगोत्री दौरा निश्चित रूप से यहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के लिए अनुकरणीय होगा। काशी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है और सौभाग्य की बात है कि इस समय हमारे जनपद के पवित्र धाम माँ गंगा के पास वो आशीर्वाद लेने आए हैं। माँ गंगा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें और कहीं ना कहीं इससे सकारात्मक माहौल और मैसेज जाता है। आपके जब इन इतने ऊंचे पद पर बैठे हुए लोग आपके बीच आते हैं और उसी श्रद्धालु रूप से आते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में यात्रा व्यवस्था के लिए भी एक बेहतर शुभ संकेत रहेंगे और हमारे जनपद के विकास के लिए भी एक खुशहाली बनकर रहेगा। महामहिम उपराष्ट्रपति जी का मां गंगा के दर्शन करने के लिए सपरिवार सहित और हमारे प्रदेश के जो राज्यपाल जी हैं महामहिम, वो भी यहाँ पर पहुँचे और बहुत अच्छा लगा उनको। ये जो माँ गंगा का गंगोत्री का जो धाम है बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ऐसी सुंदर प्रकृति जहाँ वास्तव में लगता है कि भगवान और जो माँ गंगा यहाँ पर जो है साक्षात दिखती है और बहुत बढ़िया लगा। और उन्होंने कहा कि इसका और ज़्यादा हम सब मिलकर इसको और अच्छा करने का पूरा प्रयास। ये बहुत ही सौभाग्य का दिन है। माँ भगवती महामाया जगदम्बा गंगा के दर्शन करने के लिए महामहिम साहब यहाँ पर पहुँचे। साथ में हमारे राज्यपाल महोदय भी थे और उन्होंने पूजा अर्चना की, माँ भगवती गंगा का दर्शन किया, आचमन किया और हम सभी लोगों ने भारत के उत्थान के लिए माँ गंगा से पूजा की और राज्यपाल महोदय ने भी और महामहिम महोदय ने भी माँ भगवती गंगा के इस दरबार में देश की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत। पुनः आइए दीपावली के बाद तक और दीपावली के बाद ही 14 तारीखों का पाठ बंद होंगे। आप पधारिए और माँ गंगा के जुलूस के साथ चलें। इन शब्दों के साथ आप सबका स्वागत। धन्यवाद। रुख करते हैं देहरादून से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर आज बेंगलुरु में रोड शो करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें, बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कल चेन्नई में धामी ने कराए हैं करीब 11,000 करोड़ के एमओयू। अब तक धामी करा चुके हैं 65,000 करोड़ से ज्यादा के करार। आपको बता दें 2.50 लाख यानी कि 2.5 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके माध्यम से लगातार धामी सरकार उत्तराखंड में ही रोजगार के अवसर और निवेश बढ़ाने के प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की जो एक बहुत बड़ी समस्या है पलायन की, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, जिस कारण उनको पलायन करना पड़ता है और इसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार धामी सरकार ये कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड में ही युवाओं को रोजगार मिले, उत्तराखंड में ज्यादा से ज्यादा निवेश पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बेंगलुरु में रोड शो करेंगे सीएम धामी। बेंगलुरु में उद्योगपतियों से मिलेंगे सीएम धामी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को करेंगे आमंत्रित।
कल चेन्नई में धामी ने कराए हैं करीब 11,000 करोड़ के एमओयू। अब तक धामी करा चुके हैं 65,000 करोड़ से ज्यादा के करार। लगातार कोशिश धामी सरकार की बेहद सराहनीय है। अन्य देशों में जाकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित किया। और अब स्वदेश की बारी। दिल्ली में, चेन्नई में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार प्रयासरत हैं कि निवेशकों को आमंत्रित किया जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। तो न सिर्फ विदेश से बल्कि स्वदेश से भी जितना ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड में पहुंचे, इस मंशा के साथ लगातार धामी सरकार कार्य करती नजर आ रही है। धामी सरकार का कहना स्पष्ट है, स्वदेश हो या विदेश, उत्तराखंड राज्य में पहुंचे निवेश। आपको बता दें, अब तक धामी करा चुके हैं लगभग 65,000 करोड़ से ज्यादा के करार। 2.5 लाख करोड़ का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। कल चेन्नई में धामी ने कराए हैं करीब 11,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित करते नजर आ रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, देहरादून में आज बेंगलुरु के लिए रवाना हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और वहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे। रोड शो के माध्यम से उन्हें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से जो कल चेन्नई का सीएम का दौरा था और रोड शो भी इस दौरान हुआ था, तो जिस तरीके से वहां पर 11,000 से ज्यादा के जो एमओयू है इस दौरान वहां पर साइन किए गए थे, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है रुझान इस दौरान जो उद्योगपति हैं उत्तराखंड में निवेश के लिए दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि आज की अगर बात करें तो आज बेंगलुरु में भी रोड शो सीएम धामी करने वाले हैं और उद्योगपतियों के साथ में सीएम धामी यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जो उद्योगपति हैं उनको आमंत्रित करने का जो कार्य है वो यहाँ पर सीएम धामी द्वारा किया जाएगा और दिसंबर माह में 8 और 9 तारीख को जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून में आयोजित किया जा रहा है। जी विनय, जिस तरह से हम जानते हैं अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की एक भूमिका बांधी जा रही है, यानी कि सीएम पुष्कर सिंह धामी विदेश गए, वहां पर निवेशकों को आमंत्रित किया, उसके बाद स्वदेश में उन्होंने अन्य राज्यों के दौरे किए और वहां से भी निवेश जुटाने की कोशिश की। तो एक लक्ष्य जो रखा गया है 2.5 लाख करोड़ के निवेश का, उसको कहीं ना कहीं लगता है इस बार सरकार पूरा कर पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए 2.5 लाख करोड़ का जो लक्ष्य इस दौरान उत्तराखंड सरकार का यहाँ पर रखा गया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरह से उत्तराखंड में निवेश के लिए उद्योगपति बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा भी ले रहे हैं और कई करोड़ के जो एमओयू हैं वो भी यहाँ पर जो है करार उनके हो चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो ये आंकड़ा है 2.5 लाख करोड़ का, इससे आगे भी जो है इस दौरान बढ़ने की जो संभावनाएं हैं उत्तराखंड सरकार इस दौरान जता रही है। जी धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरह से सहयोगी विनय ने बताया कि लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रयासरत हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाया जाए। 2.5 लाख करोड़ का एक लक्ष्य रखा गया है जिसको लेकर लगातार धामी सरकार और खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रयासरत हैं, खुद जाते हैं, निवेशकों को आमंत्रित करते हैं रोड शो के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत जिला मुख्यालय के स्थानीय गौरल चोड़ मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के 313 ग्राम पंचायतों और 4 नगर निकाय क्षेत्रों के पवित्र मिट्टी को एकत्रित किया गया। इसके बाद चावल के कुल 8 कलशों को वाहन के माध्यम से डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने हरी झंडी दिखाकर देहरादून से राजधानी नई दिल्ली को रवाना किया और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर सभी को कार्यक्रम की बधाई देते हुए जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने कहा कि एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है। मेरी माटी मेरा देश अभियान अर्थात माटी को नमन, वीरों को वंदन। इस अभियान के अंतर्गत हमारे देश की आज़ादी दिलाने में अपनी शहादत देने वाले व वीर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। के उपलक्ष्य में आज जनपद की समस्त 313 ग्राम सभाओं से आज हमने मिट्टी और चावल जो है वहाँ इकट्ठा किया था। प्रथम चरण में ये 4 विकास खंडों में और जो हमारी 4 नगर पंचायतें पालिकाएं हैं वहाँ पे हर वार्ड से जो है मिट्टी और चावल इकट्ठा, और आज ये सब संकलित करके हम लोग देहरादून के लिए रवाना कर रहे हैं, जहाँ से फिर ये दिल्ली के लिए प्रस्थान करें।
27 से 29 तारीख तक देहरादून के डीआईटी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। इस फेस्टिवल में करीब 150 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी संस्थान भाग ले रहे हैं। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य विज्ञान के प्रति जागरूक करना है। यूकोस्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर डीपी उनियाल ने बताया कि इसमें छात्र छात्राओं, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को विज्ञान की नई टेक्नोलॉजी के प्रति अवगत कराया जाएगा और रॉकेट साइंस के बारे में भी लोगों को जानने और समझने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को साइंस की तरफ आकर्षित करेंगे। साथ ही बताया कि फेस्टिवल में 3 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा, जो कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा। है इसका मुख्य उद्देश्य है कि विज्ञान लोकव्यापीकरण करना, साइंटिफिक टेम्पर क्रिएट करना और स्टूडेंट्स जो हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको जो नए कटिंग एज टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवगत कराना, स्टूडेंट्स को मॉडल के माध्यम से जो विज्ञान या प्रौद्योगिकी है उसके बारे में समझाना। और क्योंकि हम लोगों ने देखा है कुछ विगत वर्षों से, तकरीबन जो एक डिकेड है उसमें देखा गया है, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि साइंस की तरफ स्टूडेंट्स का रुझान थोड़ा कम हुआ है। तो इस प्रकार के आयोजन स्टूडेंट्स को, जो यंग माइंड है, उन्हें साइंस की तरफ आकर्षित करेगा। और जैसे कि हम सभी को विदित है कि विश्व में जितने भी डेवलप नेशंस रहे हैं उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फोर फ्रंट में रखा है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फोर फ्रंट में रखकर ही वो डेवलप नेशन हुए हैं। ये हम लोगों ने भी रियलाइज़ किया। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को हमें आगे रखना है। देहरादून में कला और रोजगार को एक साथ जोड़ने के उद्देश्य से विरासत मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भारतीय लोक कलाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाओं का संगम भी रहेगा। इसको लेकर रीच की ओर से प्रेस वार्ता की गई, जिसमें महोत्सव को लेकर जानकारी दी गई। महोत्सव को 27 अक्टूबर से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेडियम में शुरू किया जाएगा, जो 10 नवंबर तक चलेगा। वहीं कारीगर और शिल्पकार मंच के माध्यम से अपनी लोक और शास्त्रीय कला का प्रदर्शन करेंगे। नेशनल इसमें भी इसको डालें ताकि और लोग कर रहे हैं कि जहाँ जैसे रशा का ग्रुप आ रहा है तो रशा में भी निकले, ये साउथ अफ्रीका में आ रहा है। तो इससे क्या होगा, उत्तराखंड की ब्रांडिंग हो रही है ना, देहरादून की उत्तराखंड की ब्रांडिंग हो रही है रशा। कल को सोचेगा करें वहाँ पे कुछ ऐसी चीज है, लेकिन इसको देवभूमि बनाए रखते हैं हम तब राक्षसों की दृष्टि इस पर पड़ेगी। इसीलिए अर्थ कौन सा फिल्म ऑफ द रिकॉर्ड में कहा, देवत्व को बनाए रखना भी हमारी। बाबा बुल्ले शाह का 35वां सालाना उर्स धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पर श्रद्धालुओं ने चादर चढ़ाई और मन्नतें भी मांगी। जलालाबाद से आए कव्वालियों ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर कव्वाल सरफराज अनवर ने कहा कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आए हैं, यहाँ सभी धर्म की एकता का प्रतीक देखने को मिल रहा है। वहीं इस मौके पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आज हमें बड़ी खुशी महसूस हुई। मसूरी उत्तराखंड में हज़रत बुल्ले शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में आकर बहुत खुशी हुई। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ मुसलमान लोग अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आए हुए हैं, वहीं पर हमारे हिंदू भाई भी कंधे से कंधा लगाए बैठे हुए हैं और इन दरबारों में मोहब्बत, प्रेम का पैगाम जारी व सारी है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक ये स्थान, यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग आते हैं और ईश्वर यानी खुदा उनकी नेक दिली तमन्ना, जायज़ मुरादें पूरी फरमाता है। आज बाबा बुल्ले शाह का 35वां उर्स बाबा बुल्ले शाह की मज़ार पे, जो कि बालासार मसूरी में वहाँ पे मनाया जा रहा है, बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। सभी धर्म के लोग बहुत ही उत्साह से आज इस उत्साह में आए, इस उर्स में आए। हर साल आते हैं और सिर्फ मसूरी से ही नहीं, पंजाब से, दिल्ली से, हरियाणा तक के लोग आज यहाँ आते हैं। भंडारे का आयोजन किया गया समिति द्वारा और अन्य कई परिवारजन कव्वाली का आयोजन किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाबा का आशीर्वाद हम सब पर, मसूरी वासियों पर, पूरे देशवासियों पर, विश्ववासियों पर बना रहे और अमन शांति बरकरार रहे। हरिद्वार में पुलिस ने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की है। बीती रात हर की पैड़ी पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति ने धर्म विशेष पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद नगर कोतवाली पुलिस ने हर की पैड़ी पर भीख मांगने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस मामले में वीडियो बनाने वाले को भी तलाश रही है। संज्ञान में एक वीडियो आया था जिसमें एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक धार्मिक भावना को आहत करने के लिए एक वीडियो जारी किया गया था, जिसमें उसको एक समुदाय विशेष का बताया गया था। पुलिस ने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और कोतवाली नगर क्षेत्र में एक अभियोग 505 में कायम किया गया। जो व्यक्ति इसमें इस वीडियो में बोल रहा था उसकी पहचान पुलिस के द्वारा तत्काल की गई थी और उसके जब पूछताछ की गई तो उसका नाम दिलीप बघेल आगरा का ये रहने वाला है। उसकी पहचान के बाद उसके द्वारा जब अपने कन्फेशन में ये बताया गया कि कुछ एक दो लोगों को उसके संपर्क करके कुछ नशीला पदार्थ पिला के और इस तरीके से बोलने के लिए उसे प्रोत्साहित किया गया था। और ये जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है उसके पुलिस उनके तलाश कर रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें की जाए। कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति के निगम द्वारा कार्यों की अनदेखी के विरोध में निगम की तालाबंदी करने का ऐलान किया गया, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने अपर जिला मजिस्ट्रेट को कोटद्वार भेजा। आपको बता दें, बातचीत में समिति द्वारा रखी मांगों को जल्द पूरा करने का भरोसा दिलाया गया। बता दें कि कोटद्वार में आवारा पशुओं के घूमने, निगम द्वारा पार्किंग शुल्क वसूलने जैसी कई समस्याओं को लेकर कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति ने निगम की तालाबंदी करने का ऐलान किया था। पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार बचाओ संघर्ष समिति की मांगों पर हुई चर्चा में कई सारे विषयों पर चर्चाएं की गईं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का जोली ग्रांट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बता दें कि बीते 24 अक्टूबर को हल्द्वानी में काशीपुर आते वक्त बाजपुर डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकराने से एक्सीडेंट हुआ था और उन्हें सीने में दर्द होने पर एहतियात जोली ग्रांट हिमालयन अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी मॉनिटरिंग कर रही है और अंदरूनी चोट की वजह से अभी कुछ दिन हरीश रावत डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे। ये मेन उसके कारण की वजह मैं हम न्यूरो विभाग में डॉक्टर दीपक सर के अंडर में हूँ। न्यूरोलॉजी के हिसाब से एज सच कोई प्रॉब्लम डरने की बात नहीं है। हम उनको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और खून पतला होने की गोली इनको चली रही है, वही हमारा भी उद्देश्य रहेगा कि पेशेंट को वो चलता रहे। तो शाम को इनका बाजपुर में एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई थी जिसकी वजह से कुछ लोगों को चोट है। हालांकि उस दिन अस्पताल में इनका इलाज नहीं किया गया, परंतु कल जब वो घर आ रहे थे तो उनको दर्द महसूस हुआ बदन में। उसके पश्चात सीधा 5:45 बजे हिमालयन हॉस्पिटल है। रात डॉक्टर की पूरी टीम ने इनका एग्जामिन किया, सीटी हुआ, आज MRI फिर हुआ, सीटी हुआ, इको हुआ और ओवरऑल जो रिब्स हैं दाहिनी तरफ के उनमें थोड़ा चोट है। डॉक्टरों का ये कहना है कि इनको 2-1 दिन उनको रेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जामिन करेंगे और उसके बाद इनको छुट्टी दी। दूसरा पसली शायद 1-2 डैमेज हुई है, तो उसकी वजह से नॉर्मल खांसने में, स्टूल पास करने उनमें दिक्कत हो रही है, लेकिन अब वो तो रहेगी। इतना ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें इस तरीके की तकलीफें स्वाभाविक है, मगर डॉक्टर अपनी तरफ से सब बेहतर। प्रदेश में अरबों रुपए की वक्फ संपत्तियों की क्या स्थिति है, उनके कार्यों की प्रक्रिया किस तरह से संचालित की जा रही है, अब इसकी जानकारी सार्वजनिक हो पाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह के साथ ही प्रदेश की अरबों रुपए की 2000 से अधिक वक्फ संपत्तियों के बारे में सूचना देनी होगी। ये सभी संपत्तियां सूचना के अधिकार अधिनियम के दायरे में होंगी। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने इस मामले में आदेश पारित कर अपील का निपटारा भी कर दिया है। उन्होंने वक्फ बोर्ड व वक्फ संपत्तियों के संबंधन में प्रबंधन के 6 महीने के भीतर ही RTI एक्ट के तहत मैनुअल तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीरो टॉलरेंस की सरकार है, ऐसे में वक्फ बोर्ड में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। सूचना के अधिकार का दायरा बढ़ाने से लोगों के अधिकारों में बढ़ोतरी होगी। सूचना आयोग द्वारा एक आदेश पारित किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि वक्फ की तमाम संपत्तियों को RTI के दायरे में लाया जाएगा। एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि हम 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चला रहे हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी दिखनी भी चाहिए। वक्फ बोर्ड पहले भी सूचनाओं को देता रहा है, लेकिन जिस तरह से आयोग का निर्णय आया है मुझे लगता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और बढ़ेगी और लोगों को भी अवकाफ के बारे में जानने का मौका मिलेगा और सारे विभागों में पारदर्शिता है। उसके लिए ये जो आयोग की तरफ से दिशा निर्देश आए हम इनका स्वागत करते हैं।
केंद्रीय पेट्रोलियम एवं श्रम मंत्री रामेश्वर तेली ने श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ भगवान के दर्शन किए। केंद्रीय मंत्री सबसे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम पहुंचे। भगवान केदारनाथ के दर्शन पूजन के बाद दोपहर बाद केंद्रीय मंत्री श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। 3 बजे अपराह्न भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। इस दौरान श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति उपाध्यक्ष किशोर पवार ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया तथा भगवान बद्री विशाल का प्रसाद भी भेंट किया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य स्थापना दिवस की तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजधानी देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आमंत्रित किया गया है, जिसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर भी खास तैयारियां की जा रही हैं। राज्य स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को किया गया था। ऐसे में इस बार की स्थापना दिवस को लेकर खास तैयारियां की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण दिवस जो है 9 नवंबर को मनाया जाता है, स्थापना दिवस होता है उत्तराखंड का। उस पर बहुत सारे मुख्य अतिथियों को राज्य सरकार बुलाती है। इस बार माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन किया है सरकार ने कि वो आए। निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी आएंगे तो उत्तराखंड राज्य के लोगों को बेहतर बल भी मिलेगा और निश्चित रूप से जो विकास है और जिस प्रकार से सरकार ने काम किए हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, जिस प्रकार से सरकार निरंतर उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है, मैं कह सकता हूं कि राज्य स्थापना दिवस पर तमाम चीज़ें जो हैं और बेहतर हों। और मैं उत्तराखंड राज्य के लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूं कि 9 नवंबर का हमारा स्थापना दिवस है। सरकार ने बड़ी प्राथमिकता के आधार पर सभी जिले मुख्यालयों पर कार्यक्रम किए हैं। तमाम जगहों पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लालकुआ में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को लेकर मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें, मामले की जानकारी देते हुए लालकुआ विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जमरानी बांध को मंजूरी दे दी गई है, जिसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में शामिल कर 3 वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद प्रेषित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां भी बांटी। मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक में जमरानी बांध को जो है मंजूरी दे दी गई है और इसे प्रधानमंत्री त्वरित सिंचाई योजना में ले लिया गया है। इस योजना में लिए गए कार्यों को 3 वर्ष के अंदर पूरा करना होता है, तो उसमें लेने के लिए और केंद्रीय मंत्रिमंडल की कैबिनेट में इसको पास करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त कर रहे हैं और उनको धन्यवाद कर रहे हैं। जामरानी डैम जो हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ये उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ जोड़कर इसको देखा जाए तो सिंचाई योजनाओं को इससे बढ़ोतरी मिलेगी और सीसीए ने आज इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी। हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।